हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो चलिए इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। यह बाजार का वह रूप होता है जिसमें क्रेता तथा विक्रेता की संख्या अधिक होती है, अर्थात इसकी संख्या की कोई सीमा नहीं रहती। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कोई एक उत्पादक क्रेता व विक्रेता के कारण बाजार में वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी यहाँ एक ऐसा बाजार होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता की बहुत ज़्यादा संख्या होती है। अब भाई संख्या इतनी ज़्यादा होती है तो कोई एक क्रेता या विक्रेता के कारण इसके जो बाज़ार मूल्य होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी एक ने अगर चला भी गया तो कोई बात नहीं, और ख़रीद लेंगे, सबको ये पता होता है। तो हमारे पास दूसरी हेडिंग है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के महत्वपूर्ण लक्षण। तो इसका पहला लक्षण होता है बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेता और विक्रेता उपस्थित होते हैं, जैसे कि हमने पहले उसमें पढ़ा था। तो इसका दूसरा लक्षण है बाजार में फैले क्रेता व विक्रेता को बाजार का पूरा ज्ञान होता है। यानी उनको पहले से पता होता है कि कौन सी वस्तु कितने की है और उस बाजार में कितने की वो मिल रही है। तीसरी हेडिंग है कोई एक उत्पादक या फर्म अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। आप खुद सोचो, कोई उत्पादक या फर्म अपना प्रभाव कैसे डालेगी? अगर वो रेट बढ़ाएगी तो उनका सामान बिकेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो फर्म होती है उन्हें बाजार के हिसाब से चलना पड़ता है। चौथी हेडिंग है बाजार में फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन स्वतंत्र रूप से होता है। बहिर्गमन का आशय है कि फर्म का बाजार में प्रवेश करना तथा त्यागना आसान होता है। हर फर्म कठोर रूप से लाभ अधिकतम करता है, साथ ही उत्पादन करने का निर्णय फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में स्वयं लेती है। प्रवेश का अर्थ तो आप जानते हो, प्रवेश का अर्थ होता है आना, और बहिर्गमन का अर्थ होता है वहाँ से जाना या फिर उस चीज़ को छोड़ना। तो इस बाज़ार में उत्पादक स्वतंत्र था, वो कभी भी आ सकता था और कभी भी उसे छोड़ सकता था। फर्म कठोर रूप से लाभ अधिक करता है, इसका मतलब यह है कि वहाँ के जो उत्पादक होते हैं वो लाभ कमाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं, साथ ही उत्पादन करने का निर्णय वह खुद लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रेता और विक्रेता होते क्या है। तो क्रेता वह होता है जो कि किसी सामान को खरीदता है, और विक्रेता जो बेचता है। हम सीधे से शब्दों में कह सकते हैं दुकानदार को हम विक्रेता कह सकते हैं और ख़रीदने वाले को क्रेता। अब हमारे पास नई हेडिंग है कीमत स्वीकारक का व्यवहार। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्म की दृष्टि से कीमत स्वीकारक का मतलब होता है कि फर्म को यह जानकारी होती है अगर वो उत्पादित वस्तु की कीमत बाजार की कीमत से ज़्यादा रखते हैं तो वह उसे बेचने में असमर्थ होंगे। अर्थात वस्तु की निर्धारित कीमत बाजार कीमत समय या कम हो तो वह उसे बेचने में समर्थ होंगे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि फर्म को कीमत स्वीकारक का व्यवहार क्यों रखना पड़ता है। फर्म अगर बाजार मूल्य से ज़्यादा कीमत पर कोई वस्तु बेचेगी तो जाहिर सी बात है उनका सामान कोई लेगा नहीं। भाई जहाँ पे सस्ता होता है लोग वहीं से सामान खरीदते हैं। तो इस वजह से भी फर्म को कीमत स्वीकारक का व्यवहार रखना पड़ता है। दूसरी हेडिंग है संप्राप्ति। फर्म उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचता है तथा वह मुद्रा अर्जित करता है, जिसे संप्राप्ति कहते हैं। कोई भी फर्म उत्पादन इसीलिए करती है ताकि उसे बेचकर वह लाभ अर्जन कर सके, मुद्रा अर्जित कर सके। तो इसी को संप्राप्ति कहते हैं। हमने संप्राप्ति के बारे में तो पढ़ लिया ऊपर। अब हमें कुल संप्राप्ति को निकालने का सूत्र होता है जो उस पर ध्यान देना है। तो इसका सूत्र होता है TR बराबर P गुणा Q, जिसमें TR का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू यानी कुल संप्राप्ति, P का मतलब होता है वस्तु का बाजार मूल्य, और Q फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु अर्थात निर्गत की कुल इकाई। तो अब हमारे पास दूसरी हेडिंग है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता की एक ऐसी किस्म है। यह बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु विशेष के क्रेताओं की संख्या थोड़ी होती है और प्रत्येक विक्रेता न केवल अपने व्यवहार से दूसरी फर्मों की कार्यवाहियों को प्रभावित करता है बल्कि दूसरी फर्मों की कार्यवाहियाँ उसे प्रभावित करती है। इस प्रकार अल्पाधिकार विक्रेता परस्पर निर्भर होता है। हमने पहले पूर्ण प्रतिस्पर्धा के बारे में पढ़ा था, ये बिल्कुल उसी के उल्टा होता है। जैसा हमें उसमें बताया गया था कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो विक्रेता होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है और इसमें प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। ये दूसरे फर्मों से प्रभावित हो जाते हैं। तो दूसरी हेडिंग है हमारे पास बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर।
तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। किसी वस्तु के बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अटूट संबंध होता है, क्योंकि बाजार मूल्य सदैव सामान्य मूल्य के आसपास चक्कर काटता रहता है और अंत में सामान्य मूल्य में मिल जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बाजार मूल्य में सदैव सामान्य मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस चीज़ को मैं आपको ग्राफ की मदद से समझाऊंगा। तो आपको एम आकार की जो लाइन दिखाई दे रही है वो बाजार मूल्य को प्रदर्शित करती है, और सामान्य मूल्य जो सीधी रेखा है, सामान्य मूल्य यानी जहाँ पे एक समान रेट हो। तो जो बाजार मूल्य है वो सामान्य मूल्य के चक्कर काटता है, क्योंकि वह सामान्य मूल्य से वस्तु खरीदता है, फिर उसे बाजार में आके बेचता है, फिर जब वो सामान ख़त्म हो जाता है तो वो फिर से भी सामान्य मूल्य में आता है, खरीदता है, फिर ऊपर जाता है, बेचता है। तो इसीलिए इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो एम आकार की होती है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। पूर्ति क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए, जिसे भी आंसर पता है जल्दी से कमेंट में अपना आंसर लिखो।